गोवा के नीले समुंदर में सूरज डूब रहा था। धीरे धीरे अंधेरा पूरे शहर को होने आप में डूबा ले रहा था। वैसे तो गोवा के हर कोने में हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन आज की भीड़ को देखकर सारा कुछ ज्यादा ही परेशान हो गईं। ब्लू शर्ट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट के साथ ब्लैक हील्स पहने उसके कंधों तक लहराते बालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। लाइन में लगने के लिए उसने अपना टोकन लिया। वो उस भीड़ से चिचिड़ा महसूस कर रही थी। वैसे तो सारा का नेचर ही कॉन्फिडेंट लगता था, लेकिन आज उसने अपने कॉन्फिडेंस को इतनी देर लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद कुछ देर के लिए खो दिया था। बहुत देर बाद फाइनली उसकी ऑर्डर देने की टर्न आई। उसने एग्जॉस्ट होते हुए अपने आप से कहा, सबरवाल सर, ये आपने कहाँ फंसा दिया? इस भीड़ में आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लीज किचन से चिकन मंचूरियन ले आऊं? हुआ इतनी रश से अगर मैं ही बाहर आ जाऊं वही बहुत है। कई सारे धक्के खाने के बाद सारा को फाइनली वो चिकन मंचूरियन का टेक अवे पार्सल मिल ही गया। वो उसे किसी खजाने से कम नहीं लग रहा था। अपने हाथ में वो पार्सल लेकर सारा अपनी कार के पास गई। कार पार्किंग से निकालते हुए सारा को कार्निवल के मैस्करेड बॉल रूम पार्टी का पोस्टर दिखा। उस पोस्टर में एक कपल मास्क पहनकर किसी खूबसूरत पोज में डांस करते हुए नजर आ रहे थे, और उस अट्रैक्टिव फोटो के नीचे बड़े बड़े अक्षरों कुछ लिखा हुआ था, Bring your partner with you and witness the most romantic night of the year। सारा की नजरें जैसे उस पोस्टर पर जम सी गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। वो जब से गोवा आई थी, ये सब अटेंड करना चाहती थी, बट पिछले 2.5 साल में उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। 6 महीने तो अच्छी जॉब ढूंढने में ही चले गए, फिर 2 साल से तो ऑफिस से उसे फुर्सत ही नहीं मिली, और फिर ऐसी पार्टी में जाने के लिए कोई बॉयफ्रेंड भी तो होना चाहिए। और बॉयफ्रेंड को तो उसने खुद ही भगा दिया था। उसने उस पोस्टर से नजरें हटाते हुए खुद से पूछा, एट द एज ऑफ 21, एक जवान बूढ़ी होकर कैसा लग रहा है? सारा मलिक, आए हुए प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने से बाद आपको रिग्रेट हो रहा होगा। अच्छा खासा शान था, उसे भी ये कहकर भगा दिया कि तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू सो। एक झूठा बॉयफ्रेंड था, अब वो भी नहीं रहा। अपने नसीब को और अपने आप को बुरा भला कहने के बाद सारा ने रेडियो ऑन कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी चहेती आरजे सुरु। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिश्तों के बारे में बातें करने वाले हैं। हमारी लाइफ में हर किसी के साथ हमारा एक रिश्ता होता है। किसी के साथ खून का, किसी के साथ दोस्ती का, किसी के साथ प्यार का, किसी के साथ हक का, तो कभी कभी किसी के साथ जलन का भी रिश्ता होता है। रिश्ते का फ्लेवर कोई भी हो, लेकिन हर रिश्ता अपने आप में बहुत खास होता है। तो चलिए, आज किसी खास रिश्ते को याद करते हुए उन्हें एक गाना डेडिकेट करते हैं। उस अर्ज के ये बातें सुनकर कार ड्राइव कर रही सारा की नज़र खुद ब खुद पास रखे टेक अवे पर चली गई। वो उसके और अपने बॉस सबरवाल सर के रिश्ते के बारे में सोचने लगी। सबरवाल सर ने हमेशा से ही सारा को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था। पिछले 1 साल से उन्होंने उसे हर बात में सपोर्ट किया था। फिलहाल अगर कोई उससे पूछता कि उसकी फैमिली कौन है, तो उसके दिमाग में 2 ही नाम आते, सबरवाल सर और उसकी दोस्त विनी। जैसे ही उसने विनी का ख्याल आया, उसने कार साइड में रोकी और अपने फोन से एक कॉल लगाया। कुछ देर बजने के बाद फोन की दूसरी तरफ से एक बहुत ही एनर्जेटिक आवाज ने कहा, सारा, इट्स पार्टी टुनाइट। आज मैं 45 मिनट्स के लिए अंडर वाटर थी। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। अपनी बेस्ट फ्रेंड विनी को इतना खुश देखकर सारा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन उसने विनी को मना करते हुए कहा, सॉरी यार, हम फिर कभी पार्टी करेंगे। आज मैं सर के घर जा रही हूँ डिनर के लिए। सारा की बात सुनकर विनी ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा, अब मैं सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाऊँ? मुझ बेचारी का तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। विनी के आखिरी वर्ड सुनने के बाद सारा की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए विनी से कहा, मेरे 1 साल के छोटे से बिजनेस करियर में मैंने तुम्हारे जितना बड़ा हिपोक्रेट नहीं देखा। अभी मुझे जाना है, घर पर बात करते हैं। फोन कट करने के बाद सारा फिर से ड्राइव करने लगी। सारा पिछले 2 सालों से विनी के साथ फ्लैट शेयर कर रही थी। दोनों ने अपने अपने करियर में स्टेबल होने के बाद साथ ही में लोन लेकर घर खरीदा था। एक ही फ्लोर पर 2 फ्लैट्स लेने के बाद भी वो दोनों एक ही घर में रहती थी। इस तरह अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में सोचते सोचते सारा अजीत सबरवाल के सी फेसिंग बंगलो के सामने पहुंच गई। टेक अवे पार्सल को हाथ में पकड़े सारा अंदर जाने लगी। अंदर एक मिडिल एजड इंसान पूल टेबल पर स्नूकर खेल रहा था।
सारा उनके सामने जाकर कमर पर हाथ रखकर उन्हें गुस्से में देखने लगी। उन्होंने सारा की तरफ देखा और फिर उससे नजरें चुराकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने बहुत इनोसेंटली आवाज देते हुए कहा, जॉन, मुझे भूख लगी है। सारा को कॉल करो और देखो, वो कहाँ पर है। मुझे अभी के अभी चिकन मंचूरियन खाना है। अजित सबरवाल का ऐसा बिहेवियर देखकर सारा समझ नहीं पाई कि उसे हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंची और मिस्टर सबरवाल के सामने रखी प्लेट को सीधा करते हुए उसमें चिकन मंचूरियन सर्व करने लगी। तब तक जॉन, मिस्टर सबरवाल का सर्वेंट बाकी का खाना ले आया। सारा ने उसे भी प्लेट में परोस दिया और मिस्टर सबरवाल के पास खड़ी हो गई। उसे खड़ा हुआ देख मिस्टर सबरवाल ने कहा, जॉन, मेरी असिस्टेंट से कहो कि आकर मेरे साथ खाना खाए। उनकी ये बात सुनकर सारा ने उनसे पूछा, सर, आप मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा का सवाल सुनकर मिस्टर सबरवाल ने उससे हेजिटेट होते हुए कहा, वो आज तुम्हारे जाने के बाद मैंने ग्रोवर को थोड़ी सी वाइन के लिए रात में इनवाइट कर लिया। तुम गुस्सा हो तो डांट सकती हो। ये बात सुनकर उनकी ऑनेस्टी की वजह से सारा का गुस्सा उतर गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे सारा का उतरा हुआ गुस्सा फिर से चढ़ गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया की किसी भी असिस्टेंट से कोई बॉस कभी नहीं डरता। सारा ने चिढ़कर घड़ी की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर सबरवाल से कहा, ओल्ड मैन, वर्किंग आवर्स कब के खत्म हो गए हैं। और रही बात डरने की, तो मुझे इस बात का डर है कि आपको ये चिकन मंचूरियन खास पसंद नहीं आएंगे, सो इनको मैं ही ले लेती हूँ। अपनी बात कहते कहते उसने मिस्टर सबरवाल के सामने रखी प्लेट को उठा लिया। अब अजित सबरवाल कुछ सोचते हुए सारा के पास आए और उसके चक्कर काटने लगे। सारा उन्हें बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ देर तक अपनी इस हरकत को कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मलिक साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? ये बात सुनते ही सारा का कंसंट्रेशन कम हुआ और जैसे ही वो पीछे पलटने वाली थी, मिस्टर सबरवाल ने उससे अपनी प्लेट वापस ले ली। इन कुछ ही पलों में क्या हुआ, ये जानने की कोशिश कर रही सारा को समझ में आया कि उसके सबरवाल सर ने उसे फिर से अपनी चाल में फंसा लिया था। सारा के जंबल्ड एक्सप्रेशंस को देखकर अजित सिंघानिया ने हंसते हुए उससे कहा, ए लड़की, अभी आप इस गेम में हमसे बहुत पीछे हो। हम तक पहुंचने में आपको काफी देर लगेगी। दोनों वापस अपनी चेयर्स पर बैठ गए और खाना खाने लगे। सारा ने कंप्लेंट करते हुए अपने बॉस से कहा, आप हर बार पापा का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकते हो। सारा की ये बात सुनकर मिस्टर सबरवाल ने अचानक से सीरियस होते हुए कहा, बेटे, अगर आप उनसे डरते हो या उन्हें नापसंद करते हो, तो कम से कम उनसे बात तो करो। उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उनसे प्यार करने के लिए एक ही रीजन काफी है कि वो आपकी फैमिली है। अजित सबरवाल के अचानक से इस टॉपिक को छेड़ने की वजह से सारा कुछ ब्लैंक हो गई। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मिस्टर सबरवाल ने कहा, कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात सच भी है। लेकिन अगर कुछ पाने की खुशी से कुछ खोने का दुख ज्यादा हो, तो हमें उस वक्त अपनी चॉइस को रिकंसिडर करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। ये बोलते वक्त मिस्टर सबरवाल के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी नजर आ रही थी। उन्होंने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वापस उस मैटर को पकड़ते हुए सारा से कहा, प्रिंसेस, हमें इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जब तुम्हें एक अच्छी केयरिंग, एक्स्ट्रा केयरिंग फैमिली मिली है, सो तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। जब वक्त मिले, उनसे मिलकर आओ। आई वुड रादर चेंज माई सेंटेंस, तुम्हें उनसे मिलने के लिए वक्त निकलना चाहिए। सारा ने उनकी बात पर सोचने के लिए कुछ वक्त लिया। मिस्टर सबरवाल के जैसे इतने अच्छे इंसान को किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, इस बात का सारा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने वापस से डिस्कशन का रुख बदलने की कोशिश करते हुए कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ओल्ड मैन। आपको मुझे मेरे पापा के नाम से डराना बंद करना चाहिए। अपने जॉली मूड में वापस आते हुए मिस्टर सबरवाल ने कहा, ओके प्रिंसेस, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें मलिक साहब के नाम से नहीं डराऊंगा। सारा ने उन्हें इस तरह देखा मानो उनसे आंखों ही आंखों में श्योरिटी मांग रही हो। मिस्टर सबरवाल ने भी उसे एश्योर किया। सारा अब सैटिस्फाइंग एक्सप्रेशन में खाना खाने लगी। तो मिस्टर सबरवाल ने उससे पूछा, सारा, वैसे तुम उनसे इतना डरती क्यों हो? लास्ट टाइम हम जब मुंबई गए थे, मुझे वो काफी वेलकमिंग लगे थे। उन्होंने हमारी बहुत खातिरदारी भी की थी। सारा मिस्टर सबरवाल की ये बात सुनते वक्त पानी पी रही थी। उसने अपने बॉस की इस बात को सुनकर ऑलमोस्ट उस पानी को स्पीड ही कर दिया था।
लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, वो जिस तरह से बाकियों की खातिरदारी करते हैं, वैसे उन्होंने हमारी नहीं की। इस बात के लिए हमें हमारी किस्मत पर फक्र होना चाहिए। सारा की बात का दूसरा मतलब समझते हुए मिस्टर सबरवाल ठहाका लगाते हुए हंसने लगे। कुछ देर अपना खाना खाते खाते बिजनेस और लाइफ के बारे में बात करते हुए सारा और मिस्टर सबरवाल का वक्त कैसे गुजरा उन्हें पता ही नहीं चला। सारा ने अपना बैग उठाते हुए अपने सबरवाल से कहा, ओल्ड मैन, ज्यादा ड्रिंक मत करना, मैं कल सुबह आई और मुझे आप ठीक नहीं लगे, तो मैं वर्किंग आवर्स में भी आपको डांटने के लिए एक बार भी आगे पीछे नहीं सोचूंगी। सारा की केयरिंग वार्निंग सुनने के बाद मिस्टर सबरवाल ने हार मानते हुए अपने हाथ ऊपर कर लिए। इस बात पर सारा का असर्टिव एक्सप्रेशन से भरा चेहरा मुस्कुराने लगा। उसने हाथ हिलाते हुए मिस्टर सबरवाल को गुड नाइट विश किया और अपनी कार की तरफ जाने लगी। सारा ने कार में बैठने के बाद जाने से पहले फिर से एक बार उन्हें हाथ वेव करते हुए बाय कहा। आज, ना जाने क्यों, वो अपने बॉस को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे मिस्टर सबरवाल के साथ अपनी पहली मुलाकात का दिन याद आया, जब सारा को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दिन भर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसी कई सारी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए भटकने के बाद भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। थक हार कर जब सारा अपने आखिरी इंटरव्यू के लिए अस ग्रुप्स पहुंची, वो किसी से टकराई, उसने आगे पीछे देखे बिना ही सामने खड़े इंसान पर अपना पूरा गुस्सा और दिन भर के फ्रस्ट्रेशन की भड़ास निकाल दी। और इस तरह उसकी पहली मुलाकात मिस्टर सबरवाल से हुई थी, जिन्होंने सिर्फ एक कॉफी के कप के बाद ही सारा को अपनी असिस्टेंट की जॉब दे दी थी। ये सब याद आने के बाद सारा को नॉस्टैल्जिक फील हुआ और वो अपने घर के लिए निकल गई। उसे जाता हुआ देख मिस्टर सबरवाल के चेहरे पर भी कुछ नरमी सी छा गई। उन्हें भी कोइंसिडेंटली वही दिन याद आ रहा था। उनका मानना था कि अगर आप अपना ओपिनियन ईमानदार होकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को नहीं अपने आप को फंसाते हैं। जिस तरह सारा ने बिना कुछ सोचे अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए अपनी भड़ास, मिस्टर सबरवाल कौन है ये जाने बिना उन पर निकाल दी थी, मिस्टर सबरवाल को सारा काफी रियल और रेयर लगी थी। एक साल के इस वक्त में उनके लिए भी सारा, उनकी अपनी फैमिली की तरह ही थी। सारा के बारे में सोचते हुए वो कुछ वक्त के लिए तब तक वही खड़े रहे जब तक सारा की उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। डॉट 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 अगले दिन, गौर से मीलों दूर पेरिस के बा हेमिंग्वे में। वहां अभी सुबह के 4 बज रहे थे। हेमिंग्वे बा के किसी प्राइवेट रूम में दो हैंडसम लड़के जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। अचानक उनमें से एक ने दूसरे से पूछा, पार्टनर, व्हाट्स रॉन्ग? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कितने टाइम से देख रहा हूँ। कहाँ खोए हुए हो? उस लड़के का सवाल सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, आई डोंट नो, बट आज इतने सालों बाद मैं डैड के बारे में सोच रहा हूँ। उसका जवाब सुनकर पहले लड़के ने कहा, नील, क्या तुम सच में उन्हें मिस कर रहे हो? चलो इंडिया चलते हैं, अच्छी खासी ट्रिप भी हो जाएगी और मैं देसी लड़कियों से थोड़ा मिल भी लूंगा। इन फिरंगी लड़कियों को देखकर बोर हो गया हूं मैं। उसकी इस बात को सुनकर नील ने उससे पूछा, हद है रोहन, हम किसी भी बारे में बात कर रहे हो, पर तुम घुमा फिरा कर इसी टॉपिक पर आ जाते हो। जैसे ही वो लड़का नील के सवाल का जवाब देने वाला था, किसी ने उनके प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और कहा, रोहन सर, योर गर्लफ्रेंड इज हियर। उस लड़की की बात सुनकर रोहन ने उससे कहा, ओके मिस ब्यूटीफुल। और फिर नील को थोड़ी देर में आने का कहकर रोहन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी नील अपने डैड के बारे में ही सोच रहा था। उसे अपने स्कूल का पहला दिन याद आया, जब उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने गए थे। तब वो लंदन में रहा करते थे। अपने पापा को उसे स्कूल के गेट के पास छोड़कर जाता देख छोटे से नील की आंखों में आंसू आ गए थे। तब उसके पापा ने उसे गले लगाते हुए कहा था, मेरे छोटे शेर, आपको जब भी मेरी याद आए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर मी, और मैं आपके पास आ जाऊंगा। अपने पापा के साथ बिताए गिने चुने पल याद करते हुए नील ने एक पर एक ड्रिंक पीना शुरू किया। फाइनली, पूरी बोतल खत्म करने के बाद आखिर वो रुक गया। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसने गहरी आवाज में कहा, आई एम मिसिंग यू डैड। वही अगले दिन, गोवा में। सारा अभी अभी सोकर उठी थी। सुबह के 7 बजे उसने अपने बेडरूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड विनी अभी भी सो रही थी। सारा ने अंदाजा लगाया कि वो अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी करके रात को देर से आई होगी, इसलिए सारा ने उसे नहीं जगाया और किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। उसे आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा नेगेटिव सा फील हो रहा था।
कुछ देर किचन में कुकिंग करने के बाद सारा जैसे ही नहाने जाने वाली थी, उसकी कंपनी एज ग्रुप्स के सीनियर एम्प्लॉय मिस्टर ग्रोवर का उसे कॉल आया। इतनी सुबह सुबह उनका कॉल आने से सारा ने तुरंत उनका कॉल रिसीव किया। उन्होंने जो कहा, वो सुनकर सारा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो इतनी शॉक थी कि उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते वो भी वही जमीन पर बैठ गई। अभी अभी रूम से बाहर आई विनी ने जब सारा को जमीन पर बैठे सिसकियां लेते हुए रोता देखा, तो वो कुछ समझ नहीं पाई। सारा के पास जाकर उसने उसे गले लगाते हुए उससे क्या हुआ पूछा। तो सारा ने बहुत देर तक खामोश रहने के बाद रोते हुए कहा, विनी सबरवाल सर नहीं रहे। अगले दिन मिस्टर अजित सबरवाल के मेमोरियल सेरेमनी का पूरा इंतजाम मिस्टर ग्रोवर ने कम्युनिटी हॉल में करवाया था। सारा भी जल्द ही वहां पर पहुंच गई थी। अंदर जाने के बाद सारा की नजरें मिस्टर सबरवाल की तस्वीर पर पड़ी। पिछले पूरे दिन रोने के बाद अब जाकर सारा कुछ शांत हुई थी। विनी ने एक मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। सारा तो कुछ खाने पीने की हालत में भी नहीं थी, लेकिन रात भर जागते हुए अपने सबरवाल सर को खोने के दुख में रोने के बाद अब वो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। उसने मिस्टर ग्रोवर को ग्रीट किया और उनके साथ सब विजिटर्स को वेलकम करने लगी। सारा की लाल आंखें देखकर मिस्टर ग्रोवर ने उसे परेशान होते हुए पूछा, आप ठीक है, सारा? मिस्टर ग्रोवर का सवाल सुनकर सारा को कुछ समझ में ही नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। वो इसलिए उलझन में थी, क्योंकि इस बात का जवाब तो वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने मिस्टर ग्रोवर से पूछा, सर फ्यूनरल के लिए सबरवाल सर की फैमिली से कोई आया था क्या? सारा का ये सवाल सुनकर हमेशा न्यूट्रल एक्सप्रेशंस रखने वाले मिस्टर ग्रोवर के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी। उन्होंने सारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, उस दिन आपसे बात होने के बाद मैंने पेरिस मिस्टर सबरवाल की फैमिली को कांटेक्ट किया था। जब मैंने उनसे आने का पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें आने में टाइम लगेगा। मिसेस सबरवाल ने सजेस्ट किया कि सारी फॉर्मेलिटीज मुझे ही पूरी कर लेनी चाहिए। मिस्टर ग्रोवर के मुंह से ये बात सुनकर सारा को बहुत बुरा लगा। उसे याद आया कि किस तरह उसके सबरवाल सर फैमिली को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे, और आज उनके अंतिम संस्कार तक के लिए उनकी फैमिली के पास वक्त नहीं था। ये बात सोचकर सारा को एक ही वक्त पर अजित सबरवाल के लिए बुरा भी लग रहा था और उनकी फैमिली पर गुस्सा भी आ रहा था। मिस्टर ग्रोवर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सारा से कहा, सारा, वो एक्चुअली फ्यूनरल के लिए लड़कियां नहीं जाती, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। आपको इस बात का बुरा तो नहीं लगा ना? मिस्टर ग्रोवर की ये बात सुनकर सारा के चेहरे पर नमी छा गई। उसने मना करते हुए उनसे कहा, नहीं मिस्टर ग्रोवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा हुआ आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं ये सब नहीं देख पाती। खुद को उसके साथ होने का एहसास दिलाते हुए मिस्टर ग्रोवर ने उसके सिर पर से हाथ फेरा। अजित सबरवाल एक मशहूर और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी कंपनी एज ग्रुप्स टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, डेकोर और होटलिंग बिजनेस में पूरे एशिया में फेमस थी। इसलिए उन्हें आखिरी बार मिलने आने वालों में ऑलमोस्ट पूरा गोवा और बिजनेस वर्ल्ड था। कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज के साथ ही उनके दोस्त भी वहां मौजूद थे। आने वाले हर इंसान को तो सारा जानती नहीं थी, लेकिन हर कोई उसे मिस्टर अजित सबरवाल की बेटी ही समझ रहा था। आफ्टर ऑल, इतने सालों में किसी ने भी मिस्टर सबरवाल की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। इस सब के बीच सारा को मिस्टर सबरवाल का सर्वेंट जॉन कहीं नजर नहीं आ रहा था। सारा ने उसके बारे में मिस्टर ग्रोवर से पूछा, तो उन्होंने अपने हमेशा के काम अंदाज में जवाब देते हुए कहा, उसे अपनी फैमिली के पास अर्जेंटली जाना पड़ा। शायद कोई इमरजेंसी थी। मिस्टर ग्रोवर के जवाब के बारे में ज्यादा सोचे बगैर सारा फिर से सबके कंडोलेंस एक्सेप्ट करने लगी। इनमें से कई लोग चाहे मिस्टर सबरवाल को ज्यादा करीब से ना जानते हो, लेकिन उनके मिलनसार मिजाज की वजह से सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें पसंद भी करते थे। विजिटर्स में अस ग्रुप्स के राइवल कंपनी के सीईओ मिस्टर मान भी मौजूद थे। सारा पिछले 1 साल से अस ग्रुप्स के लिए काम करते हुए मिस्टर मान को अच्छे से जानती थी। कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन मिस्टर मान एक अच्छे और प्रैक्टिकल इंसान थे जो कभी भी अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के बाहर जाकर काम नहीं करते थे। उन्होंने सारा से अफसोस जताते हुए पूछा, मिस मलिक, ये सब कैसे हुआ? उनका सवाल सुनकर सारा ये बता सकती थी कि उनके सवाल में कोई दूसरा मतलब नहीं था। सारा ने उनसे जवाब में कहा, डॉक्टर्स ने बताया, सिवियर हार्ट अटैक आया था।
मिस्टर मान ने एक और सवाल करते हुए सारा से पूछा, क्या उन्हें पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम थी? उनका सवाल काफी लॉजिकल था। कल जब सारा को मिस्टर सबरवाल की डेथ का पता चला, तो उसे भी इसी बात ने परेशान किया था, क्योंकि मिस्टर सबरवाल को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक से हार्ट अटैक का आना उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने मिस्टर मान के सवाल के जवाब में सिर्फ ना में सिर हिला दिया। आगे और ज्यादा सवाल पूछे बिना मिस्टर मान ने सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कंसोल किया और वहां से निकल गए। धीरे धीरे लोग आने और जाने लगे। उनसे बातें करते हुए कब सुबह की दोपहर हुई किसी को समझ ही नहीं आया। मिस्टर ग्रोवर ने सारा को बैठने का कहकर उसके लिए किसी को पानी लाने को कहा। पानी पीते हुए सारा को याद आया कि एक बार सारा को सनस्ट्रोक की वजह से चक्कर आ गए थे। उस वक्त मिस्टर सबरवाल किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे। जैसे ही उन्होंने अपने ऑफिस के ग्लास वॉल से सारा को गिरते देखा, वो बिना कुछ सोचे मीटिंग को बीच में ही छोड़कर सारा को हॉस्पिटल ले गए। उसे होश आने के बाद ही उन्होंने चैन की सांस ली थी। और अगले एक हफ्ते तक खुद सारा का वाटर अलार्म बन गए थे। दुनिया में हर कोई अपने बॉस की शिकायत करते नहीं थकता। किसी का बॉस उसे छुट्टी नहीं देता, तो किसी का सैलरी नहीं बढ़ाता, तो कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को बस डांटता रहता है। लेकिन सारा इस मामले में अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझती थी। उसके बॉस मिस्टर अजित सबरवाल बहुत केयरिंग, कंसिडरिंग और अंडरस्टैंडिंग थे। सारा उनके लिए काम करना इतना पसंद करती थी कि इस ग्रुप्स के एनुअल गेट टुगेदर में उसने ये भी कह दिया था कि वो पूरी जिंदगी मिस्टर सबरवाल की असिस्टेंट बनकर ही रहना चाहती है। उसके ये कहने पर बाकियों से ज्यादा मिस्टर सबरवाल हंस रहे थे। यहाँ तक कि वो तो सारा को एम्बिशियस ना होने के लिए टीज भी कर रहे थे। आज दुख तो सारा को इस बात का था कि अब शायद उसे इतने अच्छे बॉस के लिए काम करने मौका कभी नहीं मिलेगा। इस बात से वो फिर से उदास हो गई। ये बात पूरी तरह से सच है कि हमें एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की वजह से दुख नहीं मिलता, दुख तो अच्छी बुरी यादों से मिलता है। जब हम अकेले होते हैं, उस वक्त सिर्फ यादें ही होती है, जो हमें खुश से दुखी और दुखी से खुश बना देती है। उदासी किसी इंसान के ना होने से नहीं बल्कि उसके हमारे साथ ना होने की वजह से होती है। सारा को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। उसकी थॉट प्रोसेस उसे बार बार उसके सबरवाल सर के ना होने के बारे में याद दिला रही थी। सारा अपने ख्यालों में खोई ही थी, जब मिस्टर ग्रोवर ने उसे मिस्टर सबरवाल के पर्सनल लॉयर, मिस्टर बख्शी के आने के बारे में बताया। सारा ने उन्हें वेलकम किया। उन्हीं ने भी अजित सबरवाल को याद करने के लिए आंखें बंद की और दिल ही दिल में उनसे कहा, अजित सर, आपका दिया हुआ काम मैं जरूर पूरा करूंगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने मिस्टर ग्रोवर से बात की। जाते वक्त लॉयर बख्शी ने सारा को एक हफ्ते के बाद मिस्टर अजित सबरवाल के घर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया। सारा ने कंफ्यूज्ड होते हुए लॉयर बख्शी से पूछा, भी मैं मीटिंग में क्यों? लॉयर बख्शी सारा के सवालों को समझ रहे थे। उसके सवाल सुनकर लॉयर बख्शी ने सारा को शांत करते हुए कहा, मिस मलिक, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आप अगले हफ्ते मीटिंग पर टाइम से आ जाइएगा। एंड अबाउट द डिटेल्स मैं आपको मेल कर दूंगा। लॉयर बख्शी के क्लियर जवाब को सुनकर सारा ने उनसे आगे ज्यादा सवाल नहीं पूछे और बस हामी में अपना सिर हिला दिया। लॉयर बख्शी जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उनका फोन बजा। कॉल आंसर करने के बाद उनके एक्सप्रेशंस कुछ अनकंफर्टेबल हो गए। वो जवाब देने के लिए मुंह खोल पाते इससे पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उनके स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर मिस्टर ग्रोवर ने उनसे पूछा, एनीथिंग रॉन्ग मिस्टर बख्शी? मिस्टर ग्रोवर को जवाब देते हुए लॉयर बख्शी ने कहा, सबरवाल सर की फैमिली यहाँ पर आ रही है। लॉयर बख्शी की बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर और सारा के दिमाग में कुछ सवाल उठने लगे। इतने वक्त में आज पहली बार उन दोनों ने मिस्टर अजित सबरवाल की फैमिली के बारे में सुना था। ये बात उनके लिए बहुत अनकॉमन थी। उनके बारे में जानने के लिए सारा क्यूरियस हो रही थी। अपने मरहूम बॉस अजित सबरवाल की फैमिली के बारे में सोचकर ही उसके चेहरे पर नमी छा गई। 2 दिन पहले उसके और उसके सबरवाल सर के बीच के डिस्कशन से सारा ने अंदाजा लगा लिया था कि उनके दिल में अपनी फैमिली के लिए हमेशा से ही एक सॉफ्ट स्पॉट था। वो इसी बारे में सोच रही थी जब कुछ बॉडीगार्ड्स को उसने कम्युनिटी हॉल में आते हुए नोटिस किया। उन्हें देख सारा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। सिर्फ सारा का ही नहीं, वहां पर मौजूद हर किसी का यही रिएक्शन था। वो सभी इस बात को कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि ये जरूर मिस्टर अजित सबरवाल की फैमिली ही होगी जिनका अपीयरेंस इतना पावरफुल होगा।
और वैसा ही हुआ, सभी बॉडीगार्ड्स दो अलग अलग लाइंस में फॉर्म हो गए, और उनके सामने से एक खूबसूरत और जेंटल लेडी किसी 25 साल के आसपास की उम्र के लड़के का हाथ पकड़कर मिस्टर अजित सबरवाल की फोटो के पास स्लो पेस में चलते हुए गई। एक ब्रांडेड ड्रेस पहने वो काफी रॉयल लग रही थी। सारा के साथ हर किसी ने अस्यूम कर लिया कि वो जरूर मिस्टर सबरवाल की वाइफ मिसेस सबरवाल होंगी। मिसेस सबरवाल ने अजित सबरवाल की फोटो को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। उनके इमोशंस काफी कंट्रोल्ड लग रहे थे। उन्होंने तो अपने सनग्लासेस को हटाने तक की तकलीफ नहीं उठाई। मिस्टर ग्रोवर ने सारा से कहा, आई थिंक ये हमारी लेडी बॉस है। इससे अलग, जो लड़का उनके साथ था, वो हूबहू मिस्टर अजित सबरवाल को रेसिप्रोकेट कर रहा था। उसका लाइट ग्रे फिट सूट विथ व्हाइट शर्ट उसकी पर्सनालिटी को काफी सूट कर रहा था। उसका दिखना, चलना, यहाँ तक कि पलके झपकाना तक मिस्टर सबरवाल की झलक दिखा रहा था। ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो कोई और नहीं, बल्कि अजित सबरवाल का बेटा ही था। सारा ने मिस्टर ग्रोवर को जवाब देते हुए कहा, और शायद वो उनका बेटा होगा। उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। वो अपने आप को रोने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके इस वक्त के चेहरे को देखकर अचानक सारा को अजित सबरवाल के साथ का फैमिली वाला डिस्कशन याद आ गया। जो अफसोस और पछतावा उसे अपने केयरिंग ओल्ड मैन के चेहरे पर दिखा था, वही अभी उस लड़के के चेहरे पर दिख रहा था। लेकिन सारा को उस पर इस बात का गुस्सा भी था कि वो अपने पापा के अंतिम संस्कार पर तक नहीं आया। सारा ने उसे देखकर मन ही मन कोसते हुए कहा, कोल्ड ब्लडेड रिच। कुछ देर मिस्टर सबरवाल को याद करने और उनकी तस्वीर के पास फ्लावर्स रखने के बाद मिसेस सबरवाल और उनका बेटा लॉयर बख्शी के पास आए। उनके डायरेक्टली लॉयर बख्शी को अप्रोच करने से सारा और मिस्टर ग्रोवर को इस बात का आइडिया हो गया था कि उन्हें लॉयर बख्शी ने ही इस हादसे का बताया होगा और यहाँ इनवाइट किया होगा। लॉयर बख्शी ने उन दोनों से कुछ देर बात की और फिर उन्हें सारा और मिस्टर ग्रोवर से इंट्रोड्यूस करवाया। लॉयर बख्शी ने कहा, मिसेस माया सबरवाल, ये मिस्टर अजित सबरवाल की असिस्टेंट मिस सारा मलिक है। ये अजित सर के सबसे करीबी लोगों में से है। अगर आप अजित सर के बारे में कुछ भी जानना चाहती है, तो आई एम श्योर मिस मलिक आपकी जरूर मदद करेंगी। सारा ने रिस्पेक्ट से अपना पोलाइट जेस्चर मिसेस माया सबरवाल को दिखाते हुए उनसे कहा, ऑफ कोर्स आप जो चाहें मैं आपको बता सकती हूँ। इट वुड बी माई प्लेजर टू हेल्प यू। सारा की बात सुनकर मिसेस माया सबरवाल ने एक छोटी सी स्माइल के अलावा कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर बख्शी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये मिस्टर ग्रोवर है, अजित सर के ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय। लॉयर बख्शी ने मिस्टर ग्रोवर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। मिस्टर ग्रोवर ने भी मिसेस सबरवाल को ग्रीट किया। मिसेस सबरवाल के साथ खड़े लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए लॉयर बख्शी ने कहा, ये मिस्टर नील सबरवाल है, अजित सर के बेटे। नील ने इग्नोरेंटली मिस्टर ग्रोवर से हाथ मिलाया और सारा के सामने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही सारा अपना हाथ आगे बढ़ाकर नील के हाथ को पकड़ने वाली थी, नील का फोन बजा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने आप को एक्सक्यूज करते हुए वहां से चला गया। कुछ देर मिसेस माया सबरवाल इस ग्रुप्स के कुछ एम्प्लॉइज और क्लाइंट्स से मिली। नील अभी भी वापस नहीं आया था। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद माया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली गई। उस छोटी सी मुलाकात के बाद सारा थोड़ा डिसअपॉइंट फील करने लगी थी। उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था, मिस्टर अजित सबरवाल की फैमिली उसे उतनी वार्म नहीं लगी। उसने ज्यादा सोचे बिना आगे अपने बॉस के लिए जो भी हो सके वो करने का फैसला किया। पूरे दिन कई सारे लोगों से मिलने और उन्हें वेलकम करने के बाद वो बहुत थक गई थी। सब अरेंजमेंट्स को देखने के बाद रात को ही वो अपने घर जा पाए। उसने सोचा भी नहीं था कि 2 दिन में उसकी जिंदगी से वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो देगी। गोवा शहर के आउटस्कर्ट्स में कुछ गूंज ने किसी कमजोर से दिखने वाले एक आदमी को पकड़ रखा था। वो कमजोर आदमी कोई और नहीं, अजित सबरवाल का सर्वेंट जॉन था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत पीटा गया हो। उसके पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान थे। उन गूंज के बॉस जैसे दिखने वाले एक खतरनाक आदमी ने अपने बाकी साथियों से कहा, इसका मुंह बंद करो। इसने हमारे लोगों को मर्डर करते हुए देखा है। उन गुंडों में से एक ने कहा, लेकिन भाई कल वाला मर्डर तो बिना किसी हथियार के हुआ था। तो अगर इसने किसी को बता भी दिया, तो इस पर भरोसा कौन करेगा? उसके सवाल को सुनकर इस खतरनाक इंसान ने कहा, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जितना कहा जाए उतना करो। ऊपर से ऑर्डर आए है।
अपने बॉस को गुस्सा होते हुए देख बाकी सब ने जॉन को फिर से पीटना शुरू किया। जॉन की हालत इतनी खराब थी कि वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो बेहोश हो गया। जॉन को बेहोश होते देख उस खतरनाक से दिखने वाले आदमी ने कहा, इसे यही छोड़ दो। और इससे पहले कि कोई और देखे, चलो यहाँ से। अपने बॉस की बात सुनकर उन गुंडों ने जॉन को वहीं छोड़ा और वहां से चले गए। उनकी गाड़ी के वहां से जाने के बाद जॉन ने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। इस बात की तसल्ली होने के बाद कि कोई उसे देख नहीं रहा, उसने अपने आप को बड़ी हिम्मत से संभाला और वहां से भाग गया। 2 रात पहले उसने जो देखा, उसके बाद उसकी जान खतरे में थी। उसने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया कि पहले वो अपने आप को सेव करेगा और फिर अपने बॉस, अजीत सबरवाल की मौत का सच किसी भरोसेमंद इंसान को बताएगा, जो उनकी मौत का सच सबके सामने ला सके। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गया। कहीं दूर, किसी जगह जाने के बाद कहाँ जाना चाहिए इस सोच में वो रुक गया। थोड़ी देर सोचने के बाद, वो मुंबई हाईवे के रास्ते की तरफ जाने लगा। किसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगने के बाद, जब वो उस ट्रक में चढ़ा, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से पहले उसने ट्रक ड्राइवर से कुछ कहा, जिसे ट्रक ड्राइवर सुनकर कुछ डरने लगा। लेकिन अपने सामने बेहोश पड़े आदमी की हालत देखकर, उस ड्राइवर ने उसकी बात मानने का फैसला किया। जॉन ने बेहोश होने से पहले सिर्फ 2 वर्ड्स कहे थे, मलिक सरकार। दूसरी तरफ सारा बहुत देर के बाद रोते रोते सोई ही थी कि किसी सपने की वजह से घबरा कर जाग गई। सारा ने कोई डरावना सपना देखा था। वो उस सपने से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके पसीने छूटने लगे। अपने आप को रिलैक्स करते हुए उसने खुद को समझाते हुए कहा, मलिक सरकार अचानक आए हैं, लेकिन सपने में। मुझे पैनिक नहीं होना है। वो यहाँ आकर मुझे कुछ नहीं करने वाले। कुछ ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए सारा सो गई। सुबह के सूरज की तेज रोशनी से गोवा का समुंदर चमक रहा था। पिघले नीलम सा पानी कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पानी पर पड़ती उसी रोशनी को कब से देख रही सारा एक ब्लैक सीडन की आगे की पैसेंजर सीट पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। व्हाइट ब्लेजर में खुले बालों के साथ हाथों में कॉफी का डिस्पोजेबल ग्लास पकड़े सारा अपने सिंपल क्लासी ऑफिस सूट में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी कार में छाई इस खामोशी को तोड़ते हुए सारा के पास ड्राइवर सीट पर बैठी विनी ने उससे कहा, क्या यार सारा, कौन सी सोच में डूबी है, यार? बहुत बोर हो रहा है। चल बता, व्हाट्स गोइंग ऑन? खिड़की से बाहर देख रही सारा ने अपनी नजर उसकी तरफ घुमाते हुए कहा, विनी, चीजें जिस तरह हो रही है, इट सीम्स सो वायर्ड। तू तो जानती है ना, लास्ट वीक सबरवाल सर की सडन डेथ हो गई। उसके बाद सालों बाद अचानक उनकी फैमिली का यहाँ आना और सबसे वियर्ड उनका रिएक्शन, जो बहुत ही नॉर्मल था। और फिर अब उनके फैमिली लॉयर ने मुझे उनकी विल हियरिंग मीटिंग के लिए बुलाया है। एवरीथिंग इज सो वियर्ड यार। सारा की बातें सुनने के बाद जिम्मेवियर में ड्राइविंग सीट पर बैठी विनी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या यार सारा, तू भी ना। अच्छा चल अब इतना पैनिक मत कर। आई नो, तेरे बॉस तेरे लिए फादर फिगर की तरह है, बट यू शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ये आज की लास्ट मीटिंग है तेरी इस ग्रुप्स के लिए। अगर तेरी जॉब कंटिन्यू हो रही है, देन इट्स फाइन, नहीं तो इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। विनी की प्रैक्टिकल एडवाइस सुनने के बाद सारा ने हामी भरते हुए उस टॉपिक को वहीं रोक दिया। फिर भी उसके दिमाग में हो रहे सभी इंसिडेंट्स किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। एक नॉर्मल सी असिस्टेंट को विल की हियरिंग मीटिंग के लिए बुलाना, बेवजह होना, उसे कुछ बेसलेस लग रहा था। उसे यकीन तो था कि इसके पीछे जरूर कुछ बड़ी वजह होगी, लेकिन क्या, ये तो उसे वहां जाने के बाद ही पता चलता। तभी विनी उससे बोली, तुझे याद है सारा, 2 साल पहले तेरे एस ग्रुप के इंटरव्यू पर भी मैंने ही तुझे ड्रॉप किया था। किसने सोचा था कि रोजवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जायका इन जैसे लग्जरी मैनेजमेंट के बिजनेस के बादशाह मिस्टर अजित सबरवाल इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। विनी की बात सुनकर सारा को पिछले 2 साल किसी फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। उसे याद आया कि किस तरह एक छोटे से छोटा मेल भेजने से लेकर एक बड़े से बड़ा डिसीजन लेना मिस्टर सबरवाल ने खुद उसे सिखाया था। उसने जवाब देते हुए विनी से कहा, हाँ यार, बट डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा ही अचानक है? ना उन्हें कोई हॉट प्रॉब्लम थी, ना कोई बीमारी। अचानक से उनकी डेथ होना, कुछ तो स्केप्टिकल है इसमें। सारा की बात से अब विनी ने इरिटेट होते हुए कहा, ओ शर्लॉक होम्स, बस कर, आना जाना किसी के हाथ में थोड़ी होता है। अब ज्यादा सोच मत, और रही बात तुझे मीटिंग में बुलाने की, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी होगी,
तू टेंशन मत ले, अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों मिलकर बिजनेस संभाल लेंगे। और वो जोर जोर से हंसने लगी। विनी को उसे चिढ़ाते देख सारा ने सार्कास्टिकली मुस्कुराकर नामे सिर हिलाते हुए कहा, तू और तेरी स्टूपिड इमेजिनेशन, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तेरे लिए एक डायमंड सेट खरीद दूंगी। कोई फिल्म चल रही है क्या कि मेरे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे? चल छोड़, हम पहुंच गए। वैसे मुझे यहाँ छोड़कर तू कहाँ जा रही है? विनी ने जवाब देते हुए कहा, मेरी जान, और कहाँ जाऊंगी? पहले जिम और फिर बीच। तेरा हो जाए तो तू भी एगंडा बीच पर आ जाना। उसके ये बोलते ही सारा अपना बैग उठा गाड़ी से उतर गई। विनी को जाते हुए देखने के बाद सारा जैसे ही मुड़ी तो उसके सामने एक खूबसूरत सी फेसिंग बंगलो था। उस बंगलों को देखने से सारी यादें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगी। मिस्टर सबरवाल के इस दुनिया में ना होने के ख्याल से ही उसकी आंखें भर आईं। अपनी आंखों पर से सनग्लासेस हटाते हुए उसने मन ही मन कहा, सर, मुझे आज भी याद है जब आपने पहली बार मुझसे वो कहा था जो मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने मुझसे कहा था। थैंक यू, वो बात मुझसे कहने के लिए, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। अगर इस जिंदगी में मैं आपके लिए कुछ कर पाई तो मैं जरूर करूंगी। अंदर जाते हुए सारा ने सनग्लासेस को अपने बैग में रखा। तभी किसी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, आई बिलीव यू। यही वो 3 शब्द थे जो मिस्टर सबरवाल ने 1 साल पहले उससे कहे थे। आज फिर से वही शब्द सुन सारा के हाथ से उसका बैग नीचे गिर गया। उसे याद आया कि किस तरह उसके सबरवाल सर ने भी उससे यही कहा था। उसकी नज़र खुद ब खुद उस आवाज की तरफ घूम गई। ग्रीक गॉड जैसे फेशियल फीचर्स, मस्क्यूलर बॉडी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरा के साथ एक हैंडसम हंक चलते हुए उसी की तरफ आ रहा था। उसके इस स्पेशल अपीयरेंस के बावजूद भी सारा का दिमाग उसके आखिरी लफ्जों पर रुक गया। उसने कंफर्म करते हुए पूछा, क्या कहा आपने? सारा की साफ आवाज में किए हुए इस सवाल को सुनकर उस हैंडसम ने कहा, आई बिलीव यू आर मिस सारा मलिक। ये सुनने के बाद सारा ने अपने आप को कुछ नॉर्मल किया, लेकिन उसे जवाब देने के बजाय उल्टा उससे ही सवाल पूछा, ये पूछने वाले आप कौन हैं? जवाब देते हुए उस लड़के ने कहा, हम फ्यूनरल वाले दिन मिल चुके हैं, आई थिंक। मैं नील सबरवाल, आपके सबरवाल सर का बेटा। इस जवाब को सुनने के बाद उन दोनों की आंखें एक दूसरे पर जम सी गई। एक दूसरे की आंखों में 5 सेकंड तक देखने के बाद कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए सारा ने उससे कहा, योर राइट मिस्टर सबरवाल, मैं सारा मलिक हूँ। नाइस मीटिंग यू। ये बोल उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नील ने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हमारी सोच काफी मिलती जुलती है, मिस मालिक। उन दोनों के एक्सप्रेशंस मानो गवाही दे रहे थे कि एक दूसरे से मिलकर उन्हें कुछ अच्छा लगा। सारा को उसके सबरवाल सर से सुना पहला सेंटेंस याद आने की वजह से तो नील को पहली बार किसी इतनी कॉन्फिडेंट लड़की से मिलने की वजह से। अपना हाथ छुड़ाते हुए सारा ने नीचे झुककर अपना बैग और उसमें से गिरा सामान उठाना शुरू किया। नील भी उसकी हेल्प करने के ख्याल से नीचे झुककर कुछ चीजें उठाने लगा। तभी उसे सारा के राइट हैंड के थंब के पास एक टैटू नजर आया। उसमें कर्सिव फॉन्ट में एक बर्ड के साथ बिलीव लिखा था। कुछ देर पहले का सारा का रिएक्शन याद आने से वो अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। बिलीव, इस वर्ड की आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है आई गेस, वैसे ये टैटू क्यों? इस सवाल से सारा कुछ उलझ सी गई। एक पल में उसे कुछ ना बताने का फैसला लेते हुए उसने खड़े होकर नील के हाथ से अपना मोबाइल लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली उससे कहा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं, आई डोंट थिंक सो, हम इतने भी क्लोज है। सो मिस्टर सबरवाल, थोड़ी देर बाद अंदर मीटिंग में मिलते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद बिना एक बार भी पीछे मुड़े सारा वहां से अंदर की ओर चली गई। नील उसे अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज तक जब भी मैंने किसी लड़की से बात की है, हर कोई एक भी चांस बिना गवाए मुझे एंटरटेन करती रही है। या तो ये लड़की जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, या फिर इसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग। तभी उसका फोन बजा। उसने अपनी पंथ की पॉकेट से फोन निकाला तो देखा फोन की स्क्रीन पर रोहन कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। नील ने फोन आंसर करते हुए कहा, सो पार्टनर, क्या सिचुएशन है? और वहां से बात करते करते ही वो बाहर की ओर निकल गया। सारा जब उस व्हाइट बंगलो में एंटर करती हुई लिविंग एरिया के एंट्रांस तक आई तो उसने देखा एक मिडिल एज्ड क्लासी और एलिगेंट लेडी क्रिम्सन कलर की वी-नेक नी लेंथ ड्रेस में कोई मैगजीन पढ़ते हुए वहां रखे लाउंज पर बैठी थी। उससे बहुत ही ग्रेसफुल वाइब्स आ रही थी।
वही किसी के अंदर आने की आहट से उस लेडी ने मैगजीन से अपनी नज़र हटाई और एंट्रांस की तरफ देखा। वहां उसने एक 22-23 साल की लड़की को इस तरह अंदर आते हुए देखा जैसे वो इस घर के कोने कोने को जानती हो। उस लड़की का वो अंदाज उस लेडी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अपनी नाराजगी को छुपाते हुए उसने एक स्माइल के साथ सारा से कहा, हे सारा, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ। सारा पहले से ही मिसेस माया सबरवाल को खास पसंद नहीं करती थी, जबकि उनका बर्ताव उसके साथ हमेशा ही अच्छा रहा था। फिर भी फ्यूनरल वाले दिन उनका अपनी आंखों से ग्लासेस तक ना निकालना सारा को कुछ अजीब लगा था। तब से ही वो माया सबरवाल को समझने की कोशिश कर रही थी। उनके सवाल का जवाब देते हुए उसने बहुत ही पोलाइटली कहा, मैम, वो लॉयर बख्शी ने कॉल करके मुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। उसका जवाब सुनकर माया कुछ नाराज हो गई, लेकिन अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए उन्होंने सारा से कहा, ओह, तो तुम्हें भी मीटिंग में बुलाया है। आ जाओ, बैठो मेरे साथ। लेकिन मिसेस सबरवाल के ऑफर को तुरंत मना करते हुए सारा ने कहा, सॉरी मैम, मैं कुछ देर पीछे गार्डन में होकर आती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये बोल एक स्माइल के साथ वो वहां से बैक गार्डन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद माया के चेहरे की स्माइल ही गायब हो गई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर ये लड़की प्रॉपर्टी और मेरे बेटे के बीच में आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिया में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। एक बार ये मीटिंग हो जाए, फिर प्रॉपर्टी और बिजनेस नील के नाम हो जाएंगे। उसके बाद ये सब बेचकर जितना जल्दी हो सके मैं नील को लेकर पेरिस के लिए निकल जाऊंगी। ये असिस्टेंट अजीत की ट्रस्टवर्दी लोगों में से लगती है। ज्यादा से ज्यादा एक रिसोर्ट इसे दे दिया होगा शायद। एक बार यहाँ से निकल जाओ, फिर ऐसे 10 रिसोर्ट खरीद देगा मेरा नील मेरे लिए। अपनी सक्सेस की खुशी को अभी से इमेजिन करते हुए वो फिर से मैगजीन पढ़ने लगी। बंगलो के बैकयार्ड में बने उस खूबसूरत गार्डन में पहुंच सारा मिस्टर सबरवाल को याद कर रही थी कि कैसे वो हमेशा अपना हर संडे यहीं बिताते थे। कुछ काम होता तो सारा को भी यहीं बुला लेते थे। उन्हें नेचर से बहुत प्यार था। तभी सारा को किसी के उस तरफ आने का एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे किसी भी सिचुएशन में हमेशा बहुत काम रहने वाला चेहरा नजर आया। सारा ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रोवर। मिस्टर ग्रोवर ने भी उसे मॉर्निंग विश किया। गार्डन में उसके साथ वॉक करते हुए मिस्टर ग्रोवर ने उससे कहा, अचानक से मिस्टर सबरवाल की डेथ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सारा ने भी इस बात पर हामी भर दी। उसे याद आया कि किस तरह एक हफ्ते पहले मिस्टर ग्रोवर ने ही उसे कॉल करके मिस्टर सबरवाल की डेथ के बारे में बताया था। मिस्टर ग्रोवर मिस्टर सबरवाल के करीबी दोस्त और उनके खास एम्प्लॉय थे। सारा का भी मानना था कि वो एक अच्छे एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। कुछ देर कंपनी की कंडीशन पर डिस्कशन करने के बाद वो दोनों अंदर आ गए, जहां मिसेस माया सबरवाल और लॉयर बख्शी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो दोनों अंदर आ रहे हैं, लॉयर बख्शी ने मिसेस सबरवाल से कहा, अब आप जल्दी मिस्टर नील को भी बुला लीजिए, हम मीटिंग शुरू करते हैं। लॉयर की बात सुनते ही माया ने हामी भरते हुए नील को कॉल किया। उसके आने तक नौकर सबके लिए कॉफी ले आया। सभी लिविंग रूम में बैठे कॉफी पीने लगे। वहां का माहौल काफी टेंस लग रहा था। हर किसी के दिमाग में कुछ देर बाद होने वाली मीटिंग का ख्याल था। एक तरफ माया सब कुछ अपने बेटे के नाम होने का इंतजार कर रही थी तो दूसरी तरफ सारा अपने खुद के यहाँ होने का रीजन समझ नहीं पा रही थी। उसे फाइनली इस कंक्लूजन पर जाने में काफी वक्त लगा कि शायद लॉयर ने उसे मिस्टर सबरवाल के बैंक डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पर बुलाया होगा। उन्हीं के बीच बैठे मिस्टर ग्रोवर क्या सोच रहे थे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनके चेहरे पर यह साफ जाहिर था कि इस मीटिंग में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात साफ कहना आसान नहीं था कि उन्हें इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। मिस्टर ग्रोवर के बारे में किसी नतीजे पर जाना हमेशा से ही एक डिफिकल्ट काम था। उन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो किसी काम से खुश हैं या नाराज, और ना ही ये बताया जा सकता था कि उनका अगला कदम क्या होगा। उस टेंस एटमॉस्फेयर को कुछ डिस्ट्रैक्ट करते हुए नील सबरवाल वहां पहुंचा। उसके हाथ में कोई फाइल थी। सबसे लेट होने के लिए माफी मांगते हुए उसने सबको स्टडी की तरफ चलने को कहा। सब अंदर जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सारा मिस्टर ग्रोवर के पास वाली चेयर पर नील को फेस करते हुए बैठी थी। जब उसकी और नील की आंखें मिली तो दोनों ने एक दूसरे को देख एक हल्की सी स्माइल दी। लॉयर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सबसे कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हफ्ते पहले अजीत सबरवाल
एस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की अचानक डेथ हो गई। आप सब उनके सबसे ज्यादा करीबी लोगों में आते हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और शायद आप सभी जानते होंगे कि करीब करीब 2400 करोड़ की जायदाद वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनके लास्ट सेंटेंस को सुनने के बाद माया को इस बात की तसल्ली हुई कि उसका यहाँ आने का डिसीजन गलत नहीं था। उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी नील के नाम होने पर जितनी खुश माया होगी उतना तो शायद नील खुद भी नहीं होगा। लॉयर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, इतनी जायदाद के साथ ही वो अपने पीछे ये भी छोड़ गए कि अपने बाद वो किसको क्या देना चाहते थे। उन्होंने 3 महीने पहले अपनी विल मुझसे बनवाई थी और ये भी कहा था कि उनके जाने के बाद सिर्फ आप चारों ही इस वसीयत को जान सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उन्हें याद करते हुए मैं विल पढ़ना शुरू करता हूँ। कुछ देर आंखें बंद करके सभी ने उन्हें याद किया। आंखें खोलते ही सारा ने अपने आप को इमोशनल होने से रोकते हुए अपनी आंखों को थोड़ा सा झपकाया। उसकी ये बात उसके सामने बैठे नील से छुपी नहीं रह पाई। उसके बाद सभी ने फिर से अपना ध्यान लॉयर बख्शी की तरफ घुमा लिया। लॉयर बख्शी ने वक्त जाया किए बिना सामने रखी फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। अपनी 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी में से मैं 100 करोड़ दिल्ली स्थित एक एनजीओ को देना चाहता हूँ। ये एनजीओ बच्चों और बूढ़ों के लिए काम करता है। मैं चाहता हूं कि ये अमाउंट मिस्टर ग्रोवर खुद वहां पर पहुंचाए। ये सुनते ही नील के चेहरे पर अपने पापा के लिए बहुत इज्जत दिख रही थी। हालांकि उसे अपने डैड से इतना अटैचमेंट नहीं था, तभी तो वो सालों उनसे दूर रहा और आया भी तो तब जब वो खुद ही इस दुनिया में नहीं रहे। वही उनका इस तरह इतना बड़ा अमाउंट किसी एनजीओ को डोनेट कर देना माया को उनकी सिर्फ एक बेवकूफ़ी लग रही थी। मिस्टर ग्रोवर ने हाँ में सिर हिलाते हुए मिस्टर बख्शी का अपना कॉन्सेंट दिया। मिस्टर ग्रोवर का कॉन्सेंट मिलते ही लॉयर बख्शी ने आगे पढ़ना कंटिन्यू किया। मेरे जाने के बाद मेरी 2300 करोड़ की कंपनी के अलावा मेरी 300 करोड़ की पर्सनल प्रॉपर्टी मेरी असिस्टेंट मिस सारा मलिक के नाम होगी, जिसमें मेरा ये गोवा का सी फेसिंग बंगलौर, लंदन के कुछ अपार्टमेंट्स और ज़मीन का एक हिस्सा भी शामिल है। साथ ही मेरा एक्सपेंसिव कार कलेक्शन भी मिस सारा मलिक को ही मिलेगा। ये सुनने के बाद सारा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, लेकिन जिस गुस्से से मिसेस सबरवाल ने उसकी तरफ देखा, उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी सुना, सही सुना। लेकिन वो इस बात पर सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि सबरवाल सर को सब कुछ उसके नाम करने की जरूरत क्या थी। नील सबरवाल अब भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके पास खुद का कमाया बहुत कुछ था। शायद इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके डैड ने कुछ प्रॉपर्टी सारा के नाम कर दी है। और रही बात मिस्टर ग्रोवर की, तो उन्हें देखकर लगा कि वो इस बात से ना तो खुश हैं और ना ही नाराज। माया सबरवाल को अब अपने मरहूम पति बहुत ज्यादा बेवकूफ लग रहे थे। पहले 100 करोड़ की चैरिटी और अब अपने खुद के बेटे के बजाय एक आमसी असिस्टेंट के नाम पर प्रॉपर्टी करना उन्हें बहुत बोध कर रहा था। उन्होंने एक बात मन ही मन में डिसाइड कर ली थी कि वो आज नहीं तो कल इस 2 कौड़ी की असिस्टेंट से अपनी पूरी प्रॉपर्टी छीनकर ही रहेंगी। लॉयर बख्शी ने बिना सारा के ओपिनियन को जाने आगे बढ़ना जारी रखा। मिस्टर सबरवाल ने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक शर्त रखी है। ये सुनते ही जो इस मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं था वो नील लॉयर बख्शी की तरफ क्यूरियस होकर देखने लगा। माया सबरवाल भी ये सुनने के बाद कुछ सीधी बैठ गई। सबके रिएक्शन को ध्यान से नोटिस करने के बाद लॉयर बख्शी ने आगे पढ़ना शुरू किया। अगर सबरवाल परिवार से कोई इस ग्रुप में जॉब करे तो ही उसे लंदन का पेंट हाउस और कंपनी के 5% शेयर मिल सकते हैं। अगर नहीं तो वो शेयर्स कंपनी के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलेंगे। ऐसी अजीब शर्त सुनने के बाद माया सबरवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस पूरी मीटिंग में अब जाकर पहली बार नील के माथे पर शिकन दिखने लगी। गुस्से में माया सबरवाल ने लॉयर बख्शी से पूछा, तो फिर कंपनी का क्या? वो तो मेरे बेटे के नाम पर ही होगी ना। अपनी मॉम का टेम्पर बिगड़ते देख नील ने उन्हें शांत किया। माया सबरवाल के सवाल का पेशेंस के साथ जवाब देते हुए लॉयर बख्शी ने आगे पढ़ते हुए कहा, मिस्टर अजीत सबरवाल ने बहुत मेहनत से अपनी कंपनी एस ग्रुप को सक्सेसफुल बनाया है। ये उनका फैसला है कि उनके बाद उनकी असिस्टेंट सारा मलिक ही एस ग्रुप को संभालेंगी। वही मिस्टर अजित सबरवाल के 65% शेयर्स की हकदार होंगी। कंपनी के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन के लिए डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी मिस सारा मलिक के ही पास होगी। कंपनी से रिलेटेड डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ सारा का ही होगा। अब से मिस सारा मलिक एस ग्रुप की हेड है।
ये सब सुनने के बाद सारा का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ देर पहले तक तो कल से वो इस ग्रुप में जॉब कर पाएगी या नहीं, इस बात की गारंटी तक नहीं थी, और अब वो अचानक इस कंपनी की हेड बन गई। वही इस बात से नाराज माया सबरवाल ने लॉयर बख्शी से गुस्से में पूछा, कितने पैसे दिए हैं इस असिस्टेंट ने तुम्हें? ऐसे कैसे अजीत अपनी जिंदगी भर की मेहनत एक असिस्टेंट को दे सकते हैं? तुमने उस लड़की के साथ मिलकर जरूर कोई प्लान बनाया है। एम आई राइट मिस्टर बख्शी? मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी लॉयर बख्शी। कीप दिस इन माइंड दैट आई सू यू। उद्धरण चिन्ह। कोई जवाब दिए बिना लॉयर बख्शी ने मिसेस सबरवाल के सामने एक डॉक्यूमेंट फाइल रखी, जो वसीयत की एक कॉपी थी और जिस पर अजीत सबरवाल के 3 महीने पहले की डेट पर किए गए सिग्नेचर थे। सब पढ़ने के बाद माया सबरवाल ने गुस्से में उस डॉक्यूमेंट को टेबल पर पटक दिया। इस बार नील ने भी अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश नहीं की, उल्टा वो अपनी आंखों में नफरत लिए सारा की तरफ देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, गलती इस लड़की की नहीं है, मॉम डैड की है। पूरी लाइफ उन्होंने अपनी फैमिली को इग्नोर करते हुए सिर्फ बिजनेस में ही ध्यान दिया, और आज भी अपनी फैमिली को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने सारा से नजरें हटाते हुए उस विल के डॉक्यूमेंट को घूरते हुए अपने आप से कहा, मॉम सही कहती हैं, उन्होंने मुझसे सिर्फ नफरत ही की है। डैड ने अपने बेटे को एक कंपनी संभालने के लायक भी नहीं समझा, और एक अनजान असिस्टेंट जो बिजनेस के बारे में शायद कुछ नहीं जानती, उसे सब कुछ दे दिया। आई हेट योर डैड। अब कुछ भी हो जाए, मैं इस ग्रुप को टेक ओवर करके ही रहूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। गुस्से में नील ने इस तरह मुट्ठी कसली कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे। इन सब से अनजान सारा शौक सी बैठी रही। लॉयर बख्शी ने जब उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहा, तब भी वो बस वही करती गई जो उससे कहा जा रहा था। साइन करने के बाद वो अपना बैग उठाकर बाहर की ओर निकल गई। तभी लॉयर बख्शी ने उसे एक एनवलप दिया और उससे कुछ दिनों के बाद मिलने का जिक्र भी किया। सारा ने हाँ कहते हुए वहां से जाना ही सही समझा। स्टडी रूम में बैठी माया सबरवाल अभी भी सारा और अपने हस्बैंड को कोस रही थी। मिस्टर ग्रोवर ने भी इन सब में ज्यादा ध्यान दिए बिना वहां से चले जाना ही सही समझा। नील इस सोच में गुम हो गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने मन ही मन में अपने आप से सवाल करते हुए कहा, क्या मुझे अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए ये कंपनी टेक ओवर करनी चाहिए या फिर अपना बिजनेस संभालने के लिए पेरिस वापस चले जाना चाहिए? तभी माया ने उसे कुछ सोचते देख उससे कहा, नील माय सोन, तुम्हारे डैड की जिंदगी भर की मेहनत है एस ग्रुप्स, एक बाहर वाली लड़की क्या समझ सकती है बिजनेस के बारे में? माया सबरवाल ने इस तरह उससे ये कहा था, मानो वो उसके मन में चल रहे सवाल सुन पा रही हो। नील उनकी बात सुनकर चौंक गया। माया ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे लगता है उस लड़की को कुछ पैसे देकर तुम कंपनी अपने नाम कर लो, और रही बात प्रॉपर्टी और घर की, तो वो भी उससे हथियाने के लिए हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। बेटा, भले ही अजीत ने हमें कभी अपना नहीं समझा हो, लेकिन हमारी लाइफ में उनकी एक इम्पोर्टेंट जगह है। एस ग्रुप को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर जैसे नील ने अपना मन बना लिया, उसने फैसला कर लिया कि पैसे देकर या फिर अपनी ही कंपनी में जॉब करके वो एस ग्रुप्स को टेक ओवर करके ही रहेगा। दूसरी तरफ सारा बिना किसी बात पर ध्यान दिए पैदल ही वहां से एगंडा बीच तक पहुंच गई। वहां पर छाव में एक शांत सी जगह जाकर वो बैठ गई। उसके हाथ में अभी भी वो एनवलप था। उस एनवलप पर मिस्टर अजीत सबरवाल की हैंडराइटिंग में फॉर सारा लिखा हुआ था। सारा ने वो एनवलप बैग में रखा और समुद्र की तरफ देखने लगी। उसकी चमक दिन के 12 बजे भी कम नहीं हुई थी। सारा का सीरियस चेहरा समुंदर की तरफ से आती विनी ने नोटिस कर लिया। वो दौड़कर उसके पास आई और टॉवल से अपने आप को सुखाते हुए उसने सारा से पूछा, बेब्स, मैंने तुझे हंसते हुए वहां पर छोड़ा था, और तू फिर से उतरा हुआ चेहरा लेकर आ गई। What happened? सारा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, वो तुम्हें डायमंड सेट देना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ी सैड हूं। सारा की बात सुनकर विनी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर जैसे ही उसे सुबह की बात याद आई, उसने चिल्लाते हुए सारा से पूछा, अनबिलीवेबल, मिस्टर सबरवाल ने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। उसने सारा को दोनों कंधों से पकड़ जोर से हिलाते हुए एक बार फिर पूछा, लाइक सीरियसली? आई डोंट बिलीव इट। ऐसा कैसे हो सकता है यार? फाइनली विनी की तरफ देखकर सारा ने कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। वाई मी? एक तो वैसे ही मुझे उनकी फैमिली कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, ऊपर से मुझे बिजनेस इंडस्ट्री में उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं कंपनी, नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी कंपनी नहीं संभाल सकती।
फिर भी मैं ही क्यों? सारा को कुछ सीरियस होता देख विनी ने भी सोच समझकर अपने शब्द चुनते हुए उससे कहा, सारा, ये जॉब नहीं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने से पहले सोचना होगा। सारा के बदलते एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हुए विनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा, आई एम ऑलवेज विद यू। अपनी बात कहते कहते विनी उसके पास बैठ गई। सारा ने उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, आई नो, मुझे बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए कुछ टाइम चाहिए। सारा की बात सुनकर विनी ने उससे एक सवाल पूछा, वो उनकी फैमिली के बारे में क्या कह रही थी तुम? मिस्टर सबरवाल की फैमिली तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती? इस बात पर सारा ने सीधे बैठे हुए कहा, मिस सबरवाल मुझे पसंद नहीं करती, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इश्यूज एंड ऑल, और उनका बेटा, आई डोंट नो, मैंने उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया और उसने भी मुझे नहीं किया होगा। उद्धरण चिन्ह। सारा की बात सुनकर विनी ने उससे कहा, चल ठीक है, मैं उन दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। मैं इवा को कॉल करके पूछती हूँ, वो हमें पेरिस के किसी भी इंसान के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती है। विनी की बात सुनकर सारा ने हामी भरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। विनी ने उसे समझाते हुए कहा, अगर कुछ भी होता है, इफ एनीवन ट्राई टू ट्रबल यू, तो तुम मुझे बताओगी, हम साथ मिलकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सारा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। विनी ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम बस दो चीजों के बारे में सोचो। फर्स्ट, कि क्या तुम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो, और दूसरी ये कि उसके आगे बोलने से पहले ही सारा ने सवालिया अंदाज में पूछा, दूसरी क्या? विनी ने आंखें मटकाते हुए कहा, दूसरी बात ये कि तुम मुझे कौन सा डायमंड सेट गिफ्ट करने वाली हो। विनी की ये बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद सारा और विनी ने लंच पर जाने का प्लान बनाया और उस खूबसूरत एगेंडा बीच से निकल गई। डॉट 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 दूसरी तरफ गोवा के फोर सीजन्स रिसोर्ट के एक वीआईपी सूट में नील सबरवाल ने लंच के बाद अपनी मां को रेस्ट करने को कहा। अपने रूम में वापस आने के बाद उसने अपने बिजनेस पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड रोहन को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने मीटिंग में जो कुछ हुआ, सब उसे बताया। फोन के दूसरी तरफ से रोहन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सो पार्टनर, अब प्लान क्या है? तुमने क्या करने का सोचा है? रोहन के सवाल सुनने के बाद नील ने कुछ सोचकर कहा, जितना मैं उसे जानता हूं, वो पैसे लेकर कंपनी हमें देने का सोचेगी भी नहीं। वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट लड़की है। इस पर रोहन ने चिढ़ाते हुए उससे कहा, क्या ये लड़कियों का वही टाइप तो नहीं है, जो बहुत रेयर है और तुम्हें पसंद है? रोहन को चुप कराते हुए नील ने कहा, शट अप रोहन। दिस इज नॉट व्हाट यू थिंक। वो अगर डैड की ट्रस्टवर्दी है, तो उसमें जरूर कोई बात होगी। डैड इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूं ही किसी को नहीं देंगे। रोहन ने उससे कहा, ओके देन, मैं जल्द ही इंडिया के लिए निकलता हूं। तुम कंपनी के अरेंजमेंट देख लो। नील ने सीरियस होते हुए उससे कहा, मैं पेरिस का अरेंजमेंट चार्ली को समझा दूंगा, तुम भी अपने सेक्रेटरी से कह दो और जल्दी आओ। फोन कट होने के बाद नील ने उसके सेक्रेटरी से कलेक्ट की हुई सारा की इंफॉर्मेशन पढ़ी। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एज ग्रुप्स में काम की शुरुआत किए उसे सिर्फ 1 ही साल हुआ था। उसे ना आर्किटेक्चर का नॉलेज था और ना ही डिजाइनिंग का। फिर भी वो उस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर की असिस्टेंट थी। उसके बारे में जानने के बाद नील ने जल्द ही उस ग्रुप में जॉब करने का डिसाइड किया। उसी शाम सारा अपने 15th फ्लोर के फ्लैट की बालकनी में एक रैटन चेयर पर बैठी थी। वो लॉयर बख्शी का दिया हुआ उसके बॉस अजीत सबरवाल का लेटर पढ़ रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट होने के बाद भी सारा उस लेटर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बार बार पढ़ती रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे वो पूरा लेटर कई बार पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि प्रेजेंट सिचुएशन में अजीत सबरवाल उसके अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। वो एक बार फिर से उस लेटर को पढ़ने लगी। उसने अपने आप से वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस ग्रुप्स को बर्बाद नहीं होने देगी और उस ग्रुप्स के उस गद्दार को भी ढूंढ कर रहेंगी, जिसका जिक्र सबरवाल सर ने उस लेटर में किया था। तभी उसके फोन पर न्यूज नोटिफिकेशन के पॉप अप होने की आवाज आई। गहरी सोच में होने से सारा ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आसमान में तारों को देख रही सारा को अपने सबरवाल सर के बारे में जानने के बाद काफी बुरा लगा। सारा ये सब सोच रही थी कि विनी दौड़ते भागते उसके पास आई और हाँफते हुए उसने उसे बताया, सारा, मीडिया को पता चल गया है कि अब इस ग्रुप्स की सारी अथॉरिटीज तेरे पास है।
ये न्यूज़ हर चैनल पर तहलका मचा रही हैं, वो उसे कोई हिंदी मूवी बनाकर दिखा रहे हैं कि तुमने लॉय के साथ मिलकर विल बदल दी है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल नाउ। ये जानने के बाद सारा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने अपने मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन को क्लिक कर न्यूज़ पढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ इस तरह लिखा था, एज ग्रुप्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर अजीत सबरवाल की मौत के एक हफ्ते बाद हुआ बड़ा खुलासा। इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपनी मामूली असिस्टेंट सारा मलिक के नाम की सारी जायदाद और कंपनी। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि असिस्टेंट के साथ मरहूम बॉस के थे नाजायज संबंध। इसके आगे पढ़ने का सारा का दिल ही नहीं किया। इस छोटी सी न्यूज़ की वजह से पूरे इंटरनेट पर सारा मलिक और अजीत सबरवाल की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। सारा को शक हुआ कि कंपनी के उस धोखेबाज ने ही ये बात मीडिया तक पहुंचाई होगी। न्यूज़ फैलाने के बाद सारा ने अंदाजा लगा लिया कि इसका कंपनी की मार्केट वैल्यू और रेप्यूटेशन पर बुरा असर पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। झूठे न्यूज़ स्कैंडल को पढ़ने की जगह सारा सोचने लगी कि अब उसे इस धोखेबाज को कंपनी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने मन ही मन में ठान लिया कि वो कल से ही कंपनी में एकदम फोकस्ड होकर काम करेगी और उस गद्दार को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी।